इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत 2135 से होती है, जहां अंतरिक्ष की गहराइयों में इलिजियम नाम का एक स्पेसक्राफ्ट दिखाया जा रहा था। दरअसल पृथ्वी की जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए इंसानों को एक दूसरा प्लेनेट ढूंढना ही पड़ेगा अपना घर बसाने के लिए। लेकिन पृथ्वी पर इतनी जनसंख्या होने के कारण दंगा फसाद होने लगे थे। साथ ही साथ एक खतरनाक वायरस चारों तरफ फैल चुका होता है। इसीलिए इलिजियम स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ एस्ट्रोनॉट्स एक ऐसे प्लेनेट की तलाश में चले गए थे जो इंसानों का नया घर बन सकता था। पर यहाँ किसी को भी आइडिया ही नहीं था कि वो प्लेनेट कब मिलेगा। अब यहाँ कई महीनों के बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक स्लीपिंग चैम्बर में बंद था। उस आदमी का नाम पॉल होता है। पॉल जो कि इतने महीनों से स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ था, उसे होश आ जाता है। वो तो लगातार स्लीपिंग चैम्बर से निकलने की कोशिश कर रहा था और अंत में वो बाहर आ भी जाता है। पॉल कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, और उसे तो अपनी पुरानी यादें बिल्कुल भी याद ही नहीं होती। पॉल जब थोड़ा और आगे जाकर चेक करता है तब उसे और भी बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स मिले थे। उन चैम्बर्स में कुछ लोग मौजूद होते हैं जो शायद पॉल के टीममेट्स होंगे। इसीलिए पॉल लगातार कोशिश करता है दूसरे स्लीपिंग चैम्बर्स को खोलने के लिए। अब यहाँ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक स्लीपिंग चैम्बर ओपन हो गया था, जिसके अंदर पीटर नाम का आदमी मौजूद होता है। पॉल और पीटर एक साथ मिलकर ये पता करते हैं कि आखिर उनके स्पेसशिप के साथ हुआ क्या। उन्होंने अपने हाथों पर देखा तो वहाँ पर 5 डिजिट के नंबर्स लिखे हुए थे। वो दोनों इतना तो समझ गए थे कि शायद से ये एक कोड है जो सीक्रेट मिशन का हिस्सा हो सकता है। अब थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद पॉल और पीटर एक साथ मिलकर अपने बाकी टीममेट्स को ढूंढने लग गए थे। उन्हें तो समझ में ही नहीं आता कि स्पेसशिप की इतनी बुरी हालत किसने की। अब अपनी इन्वेस्टिगेशन करते दौरान दोनों को ऊपर की तरफ से काफी आवाजें आने लग जाती हैं। इसीलिए अब पॉल ये पता करने के लिए ऊपर की तरफ चला गया था। पीटर लगातार इस पूरे स्पेसशिप के सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते रहता है। यहाँ पॉल देखते ही देखते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन काफी कम हो गई थी। लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स की लाश नीचे पड़ी हुई है। उनके चेहरे तो पहचान में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो जरूर पॉल के टीममेट्स ही होंगे। पॉल को जरा भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी कि आखिर ये कैसे हुआ। पर तभी अचानक चेंबर ओपन होने की वजह से वो एक अलग ही जगह पर आ गया था। स्पेसशिप के इस अनएक्सप्लोर्ड जगह के बारे में पॉल को जरा भी अंदाजा ही नहीं होता। पर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद पॉल को एक लड़की दिखाई दी थी, जो पॉल को देखकर वहां से भागने लग जाती है। पॉल तो उस लड़की के पीछे चला गया था, पर तभी उसे रास्ते में कुछ एस्ट्रोनॉट्स की लाश दिखाई दी थी जिन्होंने खुदकुशी कर ली होगी। पॉल का ध्यान भटकते ही वो लड़की उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। इस लड़की का नाम नाडिया था, जो पॉल को अपना दुश्मन समझ के मारते जा रही थी। पर तभी अचानक पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। नाडिया वो आवाज सुनकर तुरंत ही वहां से भागने लग जाती है। पॉल, जिसे कि कुछ नहीं पता था, वो तो देखते ही रह जाता है कि वहां पर कौन है। तभी उस जगह से कुछ ऐसे खतरनाक ज़ॉम्बी टाइप क्रिएचर आ जाते हैं जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। पॉल भी अपनी जान बचाकर एक सेफ जगह पर आ जाता है, क्योंकि वो सारे ज़ॉम्बीज क्रिएचर काफी खतरनाक थे जो शायद से इंसानी मांस खाते थे। लेकिन पॉल का छुपने का कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि उन ज़ॉम्बीज क्रिएचर्स की सूंघने की क्षमता काफी ज्यादा होती है, जिससे कि वो सब काफी कम टाइम में पॉल को ढूंढ लेते हैं। उन्होंने तो पॉल के ऊपर हमला करना स्टार्ट भी कर दिया था। पॉल बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाता हुआ दूर भागने लगा था। पीटर को जब ये सारी बात पता चली तब वो पॉल को गाइड करने लगा था कि वो कैसे बच सकता है। उन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए पॉल अब एक सेफ जगह पर आ गया था। पर स्पेसशिप के अंदर इतने खतरनाक ज़ॉम्बीज आए कहां से, इसका जवाब किसके पास भी नहीं था। अब यहाँ पीटर पॉल को कांटेक्ट करके ये बताता है कि उन्हें स्पेसशिप के रिएक्टर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरी स्पेसशिप का स्पीड काफी स्लो हो चुका था और इस तरीके से उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कई और साल लग जाएंगे। इसीलिए अब पॉल पीटर के कहने पर रिएक्टर रूम को ढूंढने लग जाता है। कुछ देर तक ढूंढने के बाद पॉल को एक आदमी मिल गया था जो काफी डरा हुआ होता है। उस आदमी के भी हाथ पर कोड्स लिखे हुए थे, जिससे कि ये पता चल रहा था कि वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है। लेकिन अब होश में आने के बाद वो आदमी पता नहीं क्यों अपने बॉडी पर ऑयल लगाने लग जाता है। दरअसल ये उन सारे खतरनाक क्रिएचर से बचने के लिए कर रहा था, जिसके बाद वो अनजान आदमी तुरंत ही वहां से भाग जाता है। पॉल को फिर से उन सारे क्रिएचर्स की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, इसीलिए वो भी अपनी जान बचाकर वायर्स की मदद से ऊपर चढ़ गया था। पर अफसोस, पॉल की नसीब काफी ज्यादा खराब थी। वायर टूटने की वजह से पॉल नीचे गिरने लगा था, लेकिन सही समय पर वो एक वायर को पकड़कर लटक गया। सारे क्रिएचर्स लगातार पॉल को अपनी तरफ खींच रहे थे उसे खाने के लिए, यानी कि पॉल की पूरी बॉडी के टुकड़े होने वाले थे।
पर तभी अचानक एक अनजान आदमी आकर पॉल को बचा लेता है। इस आदमी का नाम बेन था, जो पॉल की रस्सी काटकर उसे नीचे लेकर आ जाता है। बेन तो स्पेसशिप के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम किया करता था और इसीलिए वो पॉल की जान बचाकर उसे एक सेफ जगह पर लेकर आ जाता है। इन सारे भाग दौड़ में पॉल का ट्रांसमिटिंग डिवाइस जो कि पीटर से कनेक्ट करता था वो टूट चुका होता है, यानी कि अब पीटर और पॉल एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पॉल और बेन चलते चलते स्पेसशिप के स्टोरेज रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर खाना और सर्वाइवल की सारी चीजें रखी हुई थी। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं उनके ऊपर नाडिया हमला कर देती है। नाडिया को लग रहा था कि ये दोनों भी क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसीलिए वो लगातार पॉल के ऊपर हमला करने लग गई थी। लेकिन यहाँ इतनी आवाज सुनकर वो सब क्रिएचर्स भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे और जब नाडिया को ये पता चल गया कि बेन और पॉल इंसान हैं, तब वो उन दोनों को लेकर एक चेम्बर में चली गई थी, जिससे कि वो तीनों खतरनाक क्रिएचर्स का खाना बनने से बाल बाल बचते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि नाडिया 6 महीने पहले से ही स्लीपिंग चैम्बर से उठ गई थी और तब से वो अपने साथियों के साथ इसी जगह पर सर्वाइवल के लिए है। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो कि स्पेसशिप के अंदर आ गए और उन्हीं की वजह से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स क्रिएचर टाइप ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गए थे। नाडिया ने तो स्टोरेज रूम के अंदर खाने पीने का सामान से लेकर पेड़ पौधे और कीड़े भी जमा करके रखे थे, ताकि स्पेसशिप के प्लेनेट तक पहुंचने के बाद वो वहां पर एक अच्छा वातावरण बना सके। पर अभी भी उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 105 साल लगेंगे। अभी तक तो सिर्फ उन्होंने 15 साल का ही सफर तय किया है। नाडिया पॉल को एक कीड़ा भी खाने के लिए देती है और इस खतरनाक सिचुएशन में ये घिनौना कीड़ा किसी कॉटन कैंडी से कम नहीं लग रहा था। थोड़ी पेट पूजा करने के बाद नाडिया, पॉल और बेन निकल पड़ते हैं रिएक्टर रूम को ढूंढने के लिए। पर सबसे पहले वो एक बहुत ही बड़े स्लीपिंग चैम्बर रूम में आ गए थे, जहां पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स क्रायो स्लीप में मौजूद होते हैं। लेकिन इसी जगह पर वायरस का सबसे ज्यादा असर हुआ और जो भी एस्ट्रोनॉट्स सो रहे थे वो क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो गए। नाडिया को भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर वो वायरस अंदर कैसे आया, पर स्पेसशिप पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्हें ही स्पेसशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नाडिया और बाकी सब जब स्लीपिंग चैम्बर में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तभी अचानक खतरनाक क्रिएचर्स का ग्रुप उनके ऊपर हमला कर देता है। उन सारे खतरनाक क्रिएचर्स की बॉडी रेडियो एक्टिव होने की वजह से वो जिसे भी छुएंगे वो सड़ने लगेगी। इसीलिए अब वो सारे क्रिएचर्स नाडिया, बेन और पॉल को मारने लग जाते हैं। चारों तरफ कुछ समय के लिए हंगामा सा मच गया था, लेकिन नाडिया बड़ी चालाक थी। उसने अपने बॉडी पर पहले से ही एक लिक्विड लगा रखी थी जो रेडियो एक्टिव को कैंसिल करता था और अब वो उन खतरनाक क्रिएचर ज़ॉम्बी से बचते हुए बेन और पॉल को एक अलग ही जगह पर लेकर आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें पीटर दिखाया जाता है, जिसे कि एक आदमी मिला था। उस आदमी की पूरी बॉडी काफी ज्यादा चिपचिपी और डैमेज हो चुकी थी। पीटर के पूछने पर वो अनजान आदमी बताता है कि वो रिएक्टर रूम में गया था ठीक करने के लिए, लेकिन उसके अंदर पावर काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी बेकार हो गई। अब यहाँ पॉल, नाडिया और बेन को एक आदमी मिलता है जिसका नाम कैप्टन जैक था। कैप्टन जैक भी कुछ ही समय पहले स्लीपिंग चैम्बर से उठा था, इसीलिए कैप्टन जैक उन तीनों को काफी अच्छा खाना ऑफर करता है। यहाँ पर नाडिया बेन और पॉल को सारी सच्चाई बताती है। दरअसल ये सारे क्रिएचर्स इंसान ही थे, लेकिन अपने स्लीपिंग चैम्बर में से इतने साल पहले ही उड़ जाने के कारण वो सारे एस्ट्रोनॉट्स क्रिएचर में कन्वर्ट होते गए, क्योंकि स्लीपिंग चैम्बर को 100 साल की ड्यूरेशन पर लगाया गया था और वो सब तो सिर्फ 5 साल के बाद ही उड़ गए। लेकिन नाडिया को ये नहीं समझ रहा था कि आखिर स्लीपिंग चैम्बर्स को ओपन किसने किया। तब जाकर यहाँ पर कैप्टन जैक असली रियलिटी रिवील करता है। कैप्टन जैक नाडिया के बात को सही कह रहा था, लेकिन ये सारी चीजें आधी अधूरी होती हैं। कैप्टन बता रहा था कि मिशन की शुरुआत में सभी को स्लीपिंग चैम्बर्स में ही रहना पड़ता था, लेकिन स्पेसशिप की जिम्मेदारी टाइम टू टाइम एस्ट्रोनॉट्स में बांटी जाती थी। और जब जैक पहली बार कैप्टन बना था, तब उन्हें बैड न्यूज मिली कि अर्थ पर जो भी इंसान मौजूद थे वो अब खत्म हो चुके होते हैं। यानी कि अब इलिजियम स्पेसशिप में जो भी एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे वो इंसानों की आखिरी प्रजाति थी। ये खबर सुनते ही एस्ट्रोनॉट्स काफी घबरा जाते हैं और अब सारे एस्ट्रोनॉट्स एक एक दिन बहुत ही मुश्किल से गुजार रहे थे। लेकिन यहाँ कैप्टन जैक का मानसिक संतुलन काफी ज्यादा बिगड़ गया, इसीलिए उसने अपने ही एस्ट्रोनॉट दोस्तों को मारना स्टार्ट कर दिया। कैप्टन जैक ने ही बाकी सो रहे एस्ट्रोनॉट्स को उनकी स्लीपिंग चैम्बर्स में से समय से पहले उठाया और उन्हें ठीक करने के बदले एक खतरनाक वायरस को स्पेसशिप में छोड़ दिया, जिसके बाद कैप्टन जैक खुद बचने के लिए स्लीपिंग चैम्बर में चला गया था। यानी इस पूरे फसाद की जड़ कैप्टन जैक ही है।
अब यहाँ अचानक पॉल, बेन और नाडिया बेहोश होने लगे थे क्योंकि कैप्टन जैक ने अपने डिलीशियस खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी। वहीं दूसरी तरफ पीटर उस दूसरे आदमी के साथ एक कोने में मौजूद होता है। पीटर को अब पता नहीं क्यों लगातार दौरे पड़ रहे थे, यानी कि अब वो इस तरीके के इन्वायरमेंट में और नहीं रह सकता था। कैप्टन जैक ने तो पॉल, बेन और नाडिया को उल्टा लटका दिया था, यानी कि अब वो जो चाहे उनके साथ कर सकता था। लेकिन यहाँ पॉल कैप्टन जैक को समझाता है कि अगर वो उन तीनों को मार देगा तब ये स्पेसशिप आगे ही नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके रिएक्टर को ऑन करना होगा। अब काफी सोचने के बाद कैप्टन जैक उन तीनों को आजाद कर देता है। इसीलिए वो सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो रिएक्टर रूम में जाकर उसे एक्टिवेट करेंगे। पॉल अब कैप्टन जैक के ट्रांसमीटर का यूज करके पीटर से कनेक्ट कर लेता है, जो कि उन्हें रिएक्टर रूम का रास्ता बता रहा था। रास्ते में चलते समय पॉल की टीम के सामने एक छोटा सा क्रिएचर आ जाता है। वो एक बेबी क्रिएचर होता है जो एकदम मासूम सा दिख रहा था पर होता नहीं। वो छोटा क्रिएचर तो तुरंत बाकी क्रिएचर्स के लिए चिल्लाने लगा था, जिससे कि असली खतरनाक क्रिएचर्स पॉल की टीम का पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन पॉल के टीममेट्स रुकते नहीं, वो लगातार रिएक्टर रूम की तरफ बढ़ चले थे। कुछ ही मिनटों में वो चारों वहां पर पहुंच भी जाते हैं, पर उन्होंने रिएक्टर रूम में देखा कि बहुत सारे स्लीपिंग चैम्बर्स ओपन हो चुके हैं, यानी कि जो भी एस्ट्रोनॉट्स इसमें से बाहर निकला वो क्रिएचर्स बन चुका था। पर सबसे डरा देने वाली बात ये थी कि वो सारे क्रिएचर्स रिएक्टर रूम में ही मौजूद थे, लेकिन वो सब जमीन पर सो रहे होते हैं, क्योंकि इस रिएक्टर रूम में उन्हें प्रॉपर तरीके से हीट मिल रही थी, जो उनके बॉडी डेवलपमेंट में काफी मदद कर रही होती है। अब यहाँ पॉल ने डिसाइड किया कि वो खुद रिएक्टर के पास जाकर उसे एक्टिवेट करेगा, इसीलिए वो ऊपर के रास्ते से बिना कुछ आवाज किए जाने लगता है। पर तभी अचानक लोहे की ब्रिज टूटने के कारण पॉल उन क्रिएचर्स के बीच में जाकर गिर गया था। हालांकि क्रिएचर्स गहरी नींद में थे, इसीलिए कोई भी उठता ही नहीं। पॉल तो पूरी तरीके से क्रिएचर्स के बीच में ही था। पॉल ने यहाँ पर एक आइडिया लगाया। उसने तो क्रिएचर्स के बाय प्रोडक्ट यानी कि पॉटी को अपने पूरी बॉडी पर रगड़ लिया होता है, जिससे कि क्रिएचर्स को इंसानी जिस्म की खुशबू ना आए। पॉल का ये प्लान कामयाब भी होता है और वो धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगा था। पर तभी अचानक कैप्टन जैक, जिसके हाथ में एक टॉर्च था, वो क्रिएचर्स के बीच में गिर जाता है, जिससे कि कुछ क्रिएचर्स उठ गए थे। पॉल तो तुरंत अपनी जान बचाकर सीढ़ियां चढ़ने लग जाता है रिएक्टर को एक्टिवेट करने के लिए। सभी क्रिएचर्स जो नींद में से उठे थे वो अब पॉल का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन पॉल लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते हुए रिएक्टर को ऑन करने में कामयाब हो जाता है। और अब जो भी क्रिएचर्स रिएक्टर के इग्निशन के एकदम सामने मौजूद थे वो तो जलकर पूरा का पूरा राख हो जाते हैं, जिससे कि अब स्पेसशिप को पूरी तरीके से पावर मिलेगी और वो स्पीड पकड़ेगा। लेकिन अभी भी कुछ क्रिएचर्स मौजूद थे जो बेन और कैप्टन जैक पर हमला करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें पीटर दिखाया जा रहा था, जिसके दिमाग पर कोई हावी होने लगता है। पीटर को कुछ समझ ही नहीं रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। पीटर ने तो अपने साथ मौजूद उस अनजान आदमी को भी मारना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ कैप्टन जैक तो क्रिएचर से अपनी जान बचाकर डायरेक्टली उस चैम्बर में आ गया था जहाँ पर पीटर मौजूद होता है। कैप्टन जैक पीटर से मदद की मांग कर रहा था, पर अब पीटर के बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। उसने तो बिना कुछ सोचे समझे कैप्टन जैक को गोली मार दी और अब पीटर स्पेसशिप के कंट्रोलिंग चेयर पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद पॉल, बेन और नाडिया उन सभी क्रिएचर से बचते हुए पीटर के पास आ गए थे। उन्हें समझ नहीं रहा होता कि पीटर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी उसके मुंह से आवाज निकलती है कि मैं पीटर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इलिजियम स्पेसशिप का कैप्टन हूँ। अब यहाँ पीटर उन तीनों को रियलिटी दिखाने के लिए ऊपर का चैम्बर ओपन कर देता है। पॉल, बेन और नाडिया तो ये देखकर एकदम शॉक ही रह गए थे, क्योंकि उनके चैम्बर के ऊपर पानी मौजूद था, जिससे कि अब ये रियलिटी सामने आती है कि उनकी पूरी स्पेसशिप उस अनजान प्लेनेट पर कब का पहुंच चुकी थी, जो उनके एक बहुत ही बड़े समुद्र में मौजूद होती है। ये सारी चीजें कैप्टन ने उन सभी से छुपा कर रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस प्लेनेट पर इंसानी सभ्यता जन्म ले। इसीलिए उसने स्पेसशिप के सारे स्क्रीन पर अंतरिक्ष का होलोग्राम लगा दिया था। पॉल, नाडिया और बेन का तो दिमाग पूरी तरीके से चकरा जाता है, क्योंकि कैप्टन के इस पागलपन की वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। वो सब प्लेनेट पर होते हुए भी क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो गए और सभी को मारने लगे। पॉल तो एकदम गुस्सा होकर चारों तरफ गन चलाने लग जाता है, जिससे कि स्पेसशिप का एक हिस्सा टूटने लगा था। नाडिया, बेन और पॉल को तुरंत लेकर यहाँ से भागने लगती है, क्योंकि अब पूरा पानी स्पेसशिप के अंदर आ जाएगा। और अब अगले ही मोमेंट में स्पेसशिप पूरा पानी से भरने लगा था। नाडिया, बेन और पॉल के साथ एक स्लीपिंग चैम्बर में आकर बैठ जाती है, जो कि उन्हें तुरंत पानी के बाहर लेकर जाएगा।
और अब कुछ ही देर बाद पानी से बाहर निकलने पर उन सभी को वो प्लेनेट दिखाई देता है जहाँ पर उन्हें कैसे भी करके पहुँचना था। देखते ही देखते स्पेसशिप में से सारे स्लीपिंग चैम्बर्स ओपन होने लगते हैं जो कि अब पानी की सतह पर आ गए थे। पीटर, जिसके दिमाग को कैप्टन ने हावी कर लिया था, वो पानी के अंदर ही डूबकर मारा जाता है। यानी कि अब पॉल नाडिया की तरह जो भी इंसान बचे थे वो इस प्लैनेट पर अपनी सभ्यता आगे लेकर जा सकते थे। इसी तरीके से हम इंसानों को एक नया घर मिल गया और ये साइंस फिक्शन कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।